Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Adda. This side Arun Pratap Singh Chauhan and I welcome all of you on my YouTube channel. So today we are going to start our simple cubic structure crystal. क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स यानी सरल क्रिस्टलीय संरचनाएं वो कौन कौन सी होती है और उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जो पहली सिंपल स्ट्रक्चर है वो है सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं सरल घनीय। आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। ये इनकी इनिशियल पिक्चर है और जो टू एटम्स होते हैं उनके सेंटर्स की डिस्टेंस है, जो ये सेंटर्स है इनके बीच की डिस्टेंस 2r होती है जो एक इक्वल होती है, यानी इसके लिए a इक्वल टू 2r होता है। यह होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। टू सेंटर एटम्स। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है यानी समन्वय संख्या, लैटिस कांस्टेंट क्या होता है, वो हम सब यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। हम देखते हैं कि जब कोई क्रिस्टलीय जालक के अंदर जो एक परमाणु होता है उसके निकट परमाणुओं की कुल संख्या, जैसे ये एक परमाणु है, इसके निकट कुल परमाणु की संख्या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कहलाती है। आप देखेंगे ये एक कोने का परमाणु है, ये कितने परमाणु से टच में है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। ठीक है, यानी जो एटम होता है वो कितने अपने नेबरहुड एटम से टच में होता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। यानी जो परमाणु होता है वो कितने पड़ोसी परमाणु से स्पर्श में रहता है वो उस जालक का समन्वय संख्या कहलाती है। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि सरल घनीय स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कितनी होती है, वो होती है 6। इसके साथ हम इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट है वो है लैटिस डिस्टेंस या लैटिस कांस्टेंट यानी जालक नियतांक। जालक नियतांक क्या होता है, यदि किसी सिंपल क्यूबिकल स्ट्रक्चर की यूनिट सेल के यानी किसी सरल घनीय एकक कोशिका का नियतांक माना ए है, तो यह दूरी स्पर्श करते हुए दो परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी, हमने देखा था कि यहाँ पे दो परमाणु के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 2r। तो उसका जो लैटिस कांस्टेंट कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2r। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर यानी सरल घनीय क्रिस्टल के अंदर जो एकक कोशिका के जो परमाणु होते हैं यानी दो जो समीपवर्ती परमाणु होते हैं, जैसे आप यहाँ देख लीजिए ये दो परमाणु, या फिर इन दो परमाणु के देख लीजिए, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं ये दो परमाणु के बीच की जो दूरी होती है वो लैटिस कांस्टेंट कहलाती है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए लैटिस कांस्टेंट कितना हो गया, a इक्वल्स टू 2r। और हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, b इक्वल्स टू जनरली क्या होता है, a इंटू बी इंटू सी, क्योंकि तीनों लेंथ है। लेकिन सिंपल क्यूबिक यानी सरल घनीय के लिए a बराबर a है, b बराबर a है और c बराबर भी a है, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू a यानी a क्यूब। तो सरल घनीय स्ट्रक्चर के अंदर जो एकक कोशिका का आयतन होगा यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा वो कितना होगा, a की पावर क्यूब यानी a क्यूब के इक्वल होगा, a की पावर 3। फोर्थ पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ एटम्स
पर यूनिट सेल, यानी प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक कोशिका में परमाणु की संख्या क्या होगी, उसके लिए हम एक विभाजन कर सकते हैं कि जैसे हमारा एक क्यूब है, एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर ही सरल गणितीय स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो उसके जो कॉर्नर का जो एटम्स होता है, इस एटम को कवर करने के लिए कितने स्ट्रक्चर की नीड होगी हमें, मतलब चारों तरफ से इसको हमें ब्लॉक करना है, यानी बिल्कुल बंद करना है। तो एक स्ट्रक्चर इधर होगी, एक स्ट्रक्चर इस कोने पे भी होगी, एक स्ट्रक्चर इस क्यूबिकल बॉक्स इधर भी होगा, एक फ्रंट में भी होगा और एक इधर साइड में भी होगा। इस तरीके से ये जो एटम होगा, कॉर्नर एटम, ये ब्लॉक हो जाएगा। यानी जो ये एटम है, इस तरीके से इन जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हम क्यूबिकल बॉक्स रखते हैं, इनके द्वारा मतलब घेरने पे, यानी क्लोज पैक करने पर, यानी ये जो एटम है वो 8 समीपवर्ती एटम से, नेबरिंग एटम से क्लोज पैक हो जाएगा, यानी जो सभी पड़ोसी एटम से उनसे बंद हो जाएगा। यानी इस एटम का जो आउटर स्ट्रक्चर में क्लोज करने के लिए जो हमने क्यूबिकल बॉक्स रखे, तो वो 8 बॉक्सेस के एटम से क्लोज होगा। यानी इस एटम का 8 8 हिस्से हो जाएंगे। यानी इस एटम का जो पार्ट होगा, यानी इस एटम का इस यूनिट सेल के अंदर, यानी इस ओनली सिंपल यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिसिपेट करेगा, यानी 1/8। और कितने एटम्स है टोटल, 8। तो यानी एक यूनिट सेल के अंदर, यानी एक एकक कोशिका में कितने परमाणु हो गए, एक। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो गए, एक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोशिका। वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोशिका। हमने परमाणु को इस तरीके से माना था, एक गोले के रूप में, एक स्फीयर के रूप में। जनरली इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है, रेडियस ऑफ स्फीयर होती है। लेकिन यहाँ पर परमाणु की संख्या कितनी है, एक है, तो इफेक्टिव वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1। अगर दो परमाणु होते, 2 एटम्स होते, तो यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि एक ही परमाणु होती, एक ही एटम है, तो उसका ही वॉल्यूम आएगा। तो हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर, कितनी थी यहाँ पर, 2a बराबर आर था, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, a/2। हम यहाँ पर पुट करेंगे a/2, इसका होल क्यूब करेंगे, तो हमारा जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो आफ्टर कैलकुलेशन 5/6 ए क्यूब हो जाएगा। ये हमारा इफेक्टिव वॉल्यूम हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है संकुलन गुणांक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक क्या होता है, पैकिंग फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रति एकक कोशिका तथा एकक कोशिका में परमाणु का आयतन होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल विद द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम्स
वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल with the ratio of वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यानी इसका मतलब हो गया कि जो एकक कोशिका में एटम्स का वॉल्यूम यानी परमाणुओं का वॉल्यूम जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये हमने निकाला था कि बी इक्वल टू ए क्यूब। तो क्या हो जाएगा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन 5/6 ए क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कट गया तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन आया वो 5/6 आया। इसको हम सॉल्व करेंगे 3.14/6 जो हमको मिलेगा 0.52। अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 52%। यानी जो सिंपल क्यूबिक लैटिस क्रिस्टल होता है उसका जो पैकिंग फैक्टर होता है वो 52% होता है। ये काफी कम होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका पैकिंग फैक्टर काफी कम है, ऑलमोस्ट 50% है। तो ये की जो बॉन्डिंग होगी वो थोड़ी लूजली पैक होगी, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं शिथिल संकुलित संरचना है, यानी लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल होता है पोलिनियम। पोलिनियम को देखेंगे तो उसका आपको जो पैकिंग फैक्टर मिलेगा वो 52% ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश यानी फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव एटम्स, ये भी हम देख लेते हैं। अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। ठीक है, आपने देखा था कि जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर थी वो इस तरीके से थी। इसमें ए बी सी 3 ब्रांचेस थी, 3 साइड थी। वो जो एक्स वाई डैश एक्स वाई और जेड के रेफरेंस में थी, ये ए ले लिया हमने, इसको हम बी ले लेते हैं और इसको हम सी ले लेते हैं। तो ए बराबर हमने ए को लिया एक्स डायरेक्शन में तो ए आई कैप, बी बराबर बी जे कैप वाई डायरेक्शन में और सी बराबर सी के कैप। लेकिन आपने देखा था कि क्यूबिकल के लिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर ए है, तीनों की लेंथ। तो हमने ए बराबर ए आई कैप, बी बराबर ए जे कैप और सी बराबर ए के कैप। ये तीनों अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश होंगे, यानी प्रिमिटिव एटम प्रिमिटिव यूनिट सेल के फंडामेंटल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, हमारा इसका लास्ट टॉपिक बचता है अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, यानी इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो ये अभाज्य कोष्ठिका है, इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम हमको उसको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। किसी अभाज्य कोष्ठिका के वॉल्यूम को हमको ए वेक्टर बी क्रॉस सी वेक्टर, यानी बी और सी का तो क्रॉस वेक्टर और ए का डॉट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए आई कैप डॉट बी वेक्टर क्या है, ए जे कैप क्रॉस ए के कैप सी वेक्टर है। जे क्रॉस के क्या होता है, हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, ए क्रॉस जे बराबर के वेक्टर, जे क्रॉस के बराबर आई वेक्टर, के क्रॉस आई इक्वल टू जे वेक्टर। इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, आई डॉट जे इक्वल टू 0 इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई। ये हमारी क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर ए आई कैप डॉट ए स्क्वायर जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई कैप, आई कैप और आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर ए क्यूब जो इसका वॉल्यूम होगा अभाज्य कोष्ठिका का, यानी प्रिमिटिव सेल का जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अंतः केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड। ये है हमारा
बॉडी सेंटर। ठीक है, यानी अंतः केंद्रित। अभी आप यहाँ आप देख रहे होंगे जो अंतः केंद्रित में होता है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता था? प्रिमिटिव से और बॉडी सेंटर से, एटम से। इसका मतलब था अभाज्य, यानी कोनों पे परमाणु। और बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के, यानी जो स्ट्रक्चर के सेंटर में। तो जो हमारे सेंटर से होकर जो लाइन जाएगी उसकी पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है 4r। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक एटम है, इसके हाफ रेडियस r, ये फुल हो जाएगा 2r, और यार तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 4r। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसके कोनों पर स्थित जो परमाणु है वो आपस में टच नहीं करते हैं। इसके जो कॉर्नर के एटम्स है, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं। देखिए आप, ये दूर दूर है। लेकिन जो इसका जो सेंटर का एटम होता है ये सभी कोने के परमाणुओं से टच में करता है। यानी जो सेंटर के परमाणु के कारण इसका जो समन्वय संख्या होगा, जो हमारा पहला टॉपिक है समन्वय। समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? देखेंगे कि जो इस सेंटर का एटम है ये वाला, वो 8 कोनों के परमाणु से टच में है। तो इस सेंटर के एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर, ये समन्वय संख्या कितने क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 8। ठीक है, इसी के साथ जो इसका दूसरा पॉइंट है, लैटिस कांस्टेंट, अंतः केंद्रित का लैटिस कांस्टेंट, वो हम देख लेते हैं, यानी जालक नियतांक। आप ये ट्राइंगल देख होंगे, डी, एफ और जी। इसके लिए जो माना कि जो हमारी बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर है, इसके लिए लेटेस्ट कांस्टेंट मान लिया हमने ए। ये किसके इक्विवेलेंट होएगा? इसको हम फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे स्ट्रक्चर में जो डी एफ का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा? डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि जो ये ई एफ है उसकी लेंथ तो ए है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? डी निकालना पड़ेगा। डी के लिए हम स्ट्रक्चर, इसका जो बेस स्ट्रक्चर है वो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से आप ये इसको देखेंगे, डी ई ए, यहाँ से डी निकलेगा। तो इसको हम इस तरीके से जनरेट कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जहाँ पे ये डी है, ये ए है, ये ई है, इसकी लेंथ ए गिवन है और ए ई भी ए गिवन है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं हम। तो डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, तो डी एफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a का स्क्वायर, और ई एफ है कितना? ए है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर। और जो हमारा डी एफ है, यानी इस एटम्स के बीच की दूरी कितनी है? डी और एफ के एटम्स के बीच की दूरी कितनी है? 4r। तो हम इसको लिख सकते हैं 4r का स्क्वायर इक्वल टू 3a का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे a का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो होगा 4r/√3। ये इसका लेटिस कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अब हम इसमें देखते हैं कि जो दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी होगी, हम इसमें देखेंगे जो दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी होगी,
यानी इस परमाणु की और इस परमाणु के बीच की दूरी, उसको हमने क्या बोला था, 2r। तो 2r निकाल लेते हैं, दोनों निकटतम परमाणु के बीच की दूरी। r हम फाइंड आउट कर सके, 2 इंटू रूट 3/4, ये कैंसिल हुआ, रूट 3a/2, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, यानी दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, वही यूनिट सेल का आयतन, यानी एकक कोशिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका का आयतन। v को क्या होता है, a क्यूब, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 4r/√3, तो हम इसको पुट करेंगे, 4/√3 को पुट किया, इसका होल क्यूब किया, तो हमको वैल्यू मिली 64r3, यानी 64r3 3/√3, ये एक कोशिका का वॉल्यूम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका में, एकक कोशिका प्रति एकक कोशिका, पर यूनिट है तो प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या। हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ देखा था कि जो ये साइड के एटम, जो सेंट्रल का एटम है, वो 8 परमाणुओं से टच में है, यानी इस एटम का प्रति एटम्स के साथ, जो कॉर्नर्स के एटम्स है उसके साथ कितना साझेदारी हो गया, कितना पार्टिसिपेंट्स हो गया, हो जाएगा 1/8, क्योंकि 8 परमाणु है। और जो एक जो क्या बोलते हैं सेंटर का एटम है, जो ये सेंटर का एटम है, इसका किसी और सेंटर के एटम के साथ भागीदारी नहीं है, यानी एक परमाणु इस बॉडी के बीच में सेंटर में वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो उसका पार्टिसिपेंट कितना हो जाएगा, 1। तो टोटल टोटल परमाणु की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमारे टोटल परमाणु हो जाएंगे 2। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी प्रत्येक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एकक कोशिका में परमाणु का आयतन। वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी प्रति एकक कोशिका का आयतन। बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 2। एक मैं इसमें स्लाइड थोड़ी एडिट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारा इफेक्टिव वॉल्यूम होगा, सिंपल वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ एटम्स 2, तो हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा बी इफेक्टिव 2 इंटू 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी रहेगी, 3√3/64 a³। इसको सॉल्व करने पे हमको जो वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा √3πa³/8। ये हमारा एकक कोशिका में परमाणुओं का आयतन हो गया, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन, 6 पॉइंट, संकुलन गुणांक, यानी पैकिंग फ्रैक्शन। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या होता है,
हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी एक कोशिका में परमाणु का आयतन जो हमें कितना मिला है, √3πa³/8 रेशियो विद वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी एक कोशिका का आयतन वो कितना था, a³। तो a³ से a³ कैंसिल, जो हमें संकुलन गुणांक मिलेगा वो √3π/8 यानी √3 × 3.14/8। इसको सॉल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.68। इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 68% पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा, जो ग्रेटर देन है सिंपल क्यूबिक से। नेक्स्ट हम देखते हैं अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। ये अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश हैं। इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो जालक का केंद्र है वो O है, जो हमारा लैटिस का सेंटर है वो O है। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जो अभाज्य कोष्ठिका है, इस O के करस्पॉन्डिंग जो अभाज्य कोष्ठिका है, उसके जो फंडामेंटल वेक्टर्स होंगे, मूलभूत सदिश होंगे, वो कौन कौन से होंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो आप देख रहे होंगे कि ए वेक्टर ये रहा इस डायरेक्शन में, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में और सी वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर, बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एम वेक्टर। ठीक है, इनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी वेक्टर, वो थोड़ा इजी रहेगा। बी वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आप ये ट्राइंगल देख होंगे, ओ पी और ये वाला पॉइंट, ओ पी ओ डैश वेक्टर। तो इसको आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है, इसको तो लेते हैं हम प्लस एक्स डायरेक्शन, यानी आई कैप डायरेक्शन। तो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस साइड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, जो टोटल डिस्टेंस है ओपी वेक्टर की वो ए है, तो जो बी पॉइंट तक की, इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो माध्यिका से a/2 हो जाएगी। तो a/2 माइनस आई कैप प्लस a/2 जे कैप प्लस a/2 के कैप, ये हमारा बी वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो ए वेक्टर हो जाएगा वो a/2 आई कैप प्लस एक्स डायरेक्शन में और a/2 जे कैप प्लस वाई डायरेक्शन में और माइनस a/2 के कैप, यानी माइनस जेड डायरेक्शन में, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो हमारा सी वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मैंने a/2 कॉमन ले लिया है। इस तरीके से हमको इसके वेक्टर्स मिल जाते हैं। अब इन्हीं वेक्टर्स का वॉल्यूम क्या होएगा, यानी जो अभाज्य कोष्ठिका है इसका वॉल्यूम क्या होएगा। तो वॉल्यूम को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जो हमारा वॉल्यूम है, जो हमारा वॉल्यूम है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें तीनों डायरेक्शन है वेक्टर्स की। तो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का आपको सिंपल सा फंडा पता ही है, डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर्स हम डिनोट करेंगे। तो बी वेक्टर और क्रॉस सी वेक्टर है, तो बी वेक्टर आई कैप डायरेक्शन में क्या था, -a/2, जे में था a/2 और के में था a/2। इस तरीके से सी वेक्टर आई डायरेक्शन में था a/2। आप देख लीजिए कैसे यहाँ पे जो बी वेक्टर था a/2 था माइनस आई डायरेक्शन में, a/2 जे में था, a/2 ऐसे सी a/2 आई में है, जे में नेगेटिव है और के में पॉजिटिव है। ठीक है, हम इसको डिनोट कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करेंगे।
तो जो आई वेक्टर के अंदर आएंगे, पहले इस लाइन को क्रॉस, इस लाइन को क्रॉस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4, ये तो आई वेक्टर के कंपोनेंट हो गए, माइनस जे कैप, जे के लिए मिडिल लाइन क्रॉस अपर लाइन क्रॉस, तो ये फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म माइनस ए बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस साइन ए बाई 2 इंटू ए बाई 2, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4, और जो हमारा प्लस के कैप, लास्ट लाइन क्रॉस अपर लाइन क्रॉस, माइनस ए बाई 2 इंटू माइनस ए बाई 2, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस साइन ए स्क्वायर, ए बाई 2 इंटू ए बाई 2, ए स्क्वायर बाई 4, तो ये वाली टर्म तो हो गई पूरी जीरो, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, तो बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, आई कैप ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे, तो प्लस का जे कैप ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 2, ये हमारा बी क्रॉस सी हो गया। अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी से, ए वेक्टर क्या है हमारा, ए बाई 2 हाँ ए बाई 2 प्लस का आई कैप, तो जो आई कैप डॉट आई कैप है वो वैल्यू देगा, जे कैप डॉट जे कैप है वो वैल्यू देगा, बाकी अदर्स जीरो हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाई 4 आई प्लस ए क्यूब बाई 4, ए क्यूब बाई 4 प्लस ए क्यूब बाई 4 क्या हो जाएगा, 2 ए क्यूब बाई 4 यानी ए क्यूब बाई 2, ये वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल हो गया, सॉरी ए क्यूब बाई, ए क्यूब बाई 2, ये वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी दो स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी दो स्ट्रक्चर बची है, एक तो एफसीसी यानी फलक केंद्रित घनीय, और लास्ट वन है एचसीपी यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हम उनको भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपकी विजिबिलिटी के लिए। इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे आप अच्छे से कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स के अलावा, इसको रेड पेन से नोट करता हूँ, कॉर्नर्स पे तो एटम्स हैं ही, उसके अलावा इसकी जो जितने भी साइड्स हैं यानी जो 6 फलक होती है, 6 साइड्स होती है, उन पे भी एटम्स है। आप अपर में देख सकते हैं, ये लोअर में है, ये साइड में, इधर भी एक साइड में होगा, इस तरीके से 6 एटम्स और होते हैं। तो इस तरीके से जो इसका नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने हो गए, 14। और इस स्ट्रक्चर को हम कट करके देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से कट करके देखा, जो जो 3 परमाणु आपस में टच कर रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी r, ये 2r और ये r, तो टोटल कितनी हो गई, r प्लस 2r प्लस r बराबर 4r। और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो इसकी हाइट है वो होगी a, जिसको हम लैटिस कांस्टेंट भी कंसीडर करेंगे। तो हम पहला पॉइंट देख लेते हैं, जो हमारा समन्वय संख्या था यानी कोऑर्डिनेशन नंबर था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। इसमें देखेंगे कि जो एक कोष्ठिका के कोने पर स्थित परमाणु, जो कोने पे स्थित जो एटम्स होते हैं, इसके अपने प्लेन में यानी खुद के तल के अंदर ऊपर यानी अपर प्लेन और लोअर प्लेन में अन्य 4 एकक कोष्ठिका के फलक के परमाणु स्पर्श करते हैं। जब इन एटम्स के कॉर्नर्स को क्लोज किया जाएगा, जैसे हमने सिंपल क्यूबिक में क्लोज करके देखा था कि एक स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाएंगे, एक इसके फ्रंट में बनाएंगे, एक इसके अपर में बनाएंगे, ऊपर से क्लोज कर, एक इसके साइड में बैक साइड बनाएंगे,
तो जो ये एटम्स होता है वो 4 एटम्स को टच में करता है। तो इस तरीके से, और जो ये इसका जो सेंटर जो तल का परमाणु है वो भी 4 एटम से टच में कर रहा है, ये भी 4 एटम से कर रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 + 4 + 12, यानी खुद के तल का परमाणु, अपर का और लोअर का। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 12। ठीक है, लैटिस कांस्टेंट देख लेते हैं। जालक नियतांक, जालक नियतांक क्या होता है? जालक नियतांक के लिए मान लिया हमने इसको एक, इसका लैटिस कांस्टेंट मान लिया हमने, जो हमने यहाँ लिख चुके हैं। अब आप इस ट्रायंगल में देखेंगे लैटिस कांस्टेंट निकालने के लिए, जो पाइथागोरस थ्योरम से BD का स्क्वायर बराबर DA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BD कितना है, 4R का होल स्क्वायर, DA कितना है, A, तो A का स्क्वायर, AB कितना है, A का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, 2A स्क्वायर इक्वल टू 16R स्क्वायर, A स्क्वायर इक्वल टू 16/2R स्क्वायर। तो जो हमारा A का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से, A इक्वल टू 2√2R, ये इसका लैटिस कांस्टेंट हो गया, किसका, FCC के लिए। यह हमारी FCC की स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना आप लोग, कहीं आप है ना इसको मिक्स कर दे। अब हम देख लेते हैं एक कोष्टिका का आयतन। यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, V इक्वल्स टू A³। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2√2R, इसका होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 16√2R³, जो आपकी बुक की वैल्यू के अकॉर्डिंग इक्वलेंट हो जाएगा 16/2√2R³। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 32×2/2√2R³, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 13/√2R³। इसको इस तरीके से लिख सकते, 32 को क्या लिखेंगे, 16×2/√2, 2 को क्या लिख सकते हैं, 16×√2/√2, एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो 16√2R³ हमारी वैल्यू मिलेगी, जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब परमाणु की संख्या प्रति एकक कोष्टिका, इसके लिए जो परमाणु की संख्या होगी वो होंगी टोटल 4। वो कैसे होगी, जो आपका कॉर्नर का परमाणु है, जो एक कोने के परमाणु है, ये 1/8 पार्टिसिपेट करेंगे, साझेदारी करेंगे। और जो आपका जो फलक का परमाणु होता है, जो फलक के जो साइड्स के फेस के जो एटम्स होते हैं, ये 6 प्लेन्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। यानी अगर हम इसके ऊपर एक क्यूबिकल बॉक्स और रखेंगे, तो इस वाले परमाणु का हाफ पार्ट नीचे होगा और हाफ पार्ट ऊपर पार्टिसिपेंट होगा। यानी जो फलक वाला है, जो फेस वाला एटम्स है, उसका कितना पार्टिसिपेंट हो गया, आधा नीचे आधा ऊपर, यानी 2 परमाणु में आधा आधा हो गया, यानी 6 फलक है। तो टोटल कितने इसके पार्टिसिपेंट हो जाएगी, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 8 × 1/8 + 6 × 1/2, तो 1 + 3 = 4। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जनरली वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³
ये जो हमारा इफेक्टिव वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने, 4, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 16/3 पाई आर की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, √2a/4 का होल क्यूब। इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा इफेक्टिव वॉल्यूम होगा वो हमें मिलेगा π/3√2a क्यूब। ये एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए इफेक्टिव वॉल्यूम होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संकुलन गुणांक। वो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी एकक कोशिका में परमाणु का आयतन, वो हमें कितना मिला है, π/3√2a क्यूब। और एकक कोशिका का आयतन वो हमें कितना मिला था, a क्यूब। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, π/3√2, जिसकी वैल्यू होती है 0.74। और इसको परसेंटेज में चेंज करने के बाद इसका जो संकुलन गुणांक होगा 74%। तो हमारे 3 टाइप्स के सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। आज के लिए काफ़ी है। अब एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बची है, वो है हेक्सागोनल सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में ज़रूर पूछे, और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देखने के बाद अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें, हमें बताएं कि उनको लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर में कोई कमी लगती है तो प्लीज़ ग्रुप के अंदर मेंशन करें, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए, और कोरोना से बच के रहिए। अभी तो एग्जाम की डेट कोई फिक्स हुई नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ फाइनल ईयर के एग्जाम्स जरूर होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। थैंक यू।